हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के डी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट शेयर्स एंड उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की, सर एक्सिस बैंक का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया, उसी के साथ साथ जो एक्सिस बैंक की जो न्यूज़ सामने आ रही है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो भी बता दीजिए। उस न्यूज़ के बाद क्या हम लोगों ने उन शेयर में निवेश करना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो राइट इशू से रिलेटेड बात आ रही है। तो सारी चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे एंड बहुत ही आसानी से समझेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि आज के दिन आप देख सकते हैं कुल मिला के 3 वीडियोस आपके लिए मैंने लेके आया हूँ। एक वीडियो था 320 रुपये का डिविडेंड एक कंपनी ने अनाउंस किया, उसी के साथ साथ कुछ शेयर्स है। लेने से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों ने 10 बार सोचना चाहिए एंड कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लोग अटके हुए हैं, उसमें से मैक्सिमम स्टॉक मैंने आपको कभी रिकमेंड नहीं किए, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि वो कंपनीज खराब नहीं है। अगर आप होल्ड करोगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा आगे आने वाले फ्यूचर में मिल सकता है। तो इन तीनों वीडियो में से अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा हूँ, अगर नोटिफिकेशन नहीं मिली होगी तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करेंगे आज के दिन से। स्टॉक जो है बजाज फाइनेंस। यस दोस्तों, बजाज फाइनेंस आप देख सकते हो बीच में हम लोगों ने 3 इंस्टॉलमेंट का काम किया था 2000 का। उसके बाद आप सभी लोग पता है 1740 एंड 1600 इस लेवल का 2000 का लेवल तो ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका था। उसके बाद कल आप लोगों ने देखा था, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, सर यहाँ पे मेरा टारगेट 500 था, यहाँ पे अचीव हो चुका है, क्या मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँ? आप चाहो तो कर सकते हो। कुछ लोगों का टारगेट रहता है 1000 का, कुछ लोगों का 2000 का। सो अकॉर्डिंगली आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो आज भी आप देख सकते हो 2200 तक ये स्टॉक जा चुका है। सिमिलर वे बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ, आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आप लोगों को प्रॉफिट कब बुक करना है। इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। जो मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके, इस वीडियो को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों के दिमाग में प्रॉफिट बुकिंग क्लियर नहीं होती है तब आप लोग ऐसे सवाल पूछते हो। पहले आप लोगों ने क्लियर करना चाहिए मुझे कितना पैसा चाहिए, तब आप लोगों को ये सारी चीज़ों का आंसर मिल जाएगा, तो आपको दिमाग में डाउट नहीं रहेगा। तो बजाज फाइनेंस स्टॉक तो बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या ये वापस नीचे आ जाएगा? क्या हमारा मौका छूट गया? मुझे ऐसा नहीं लगता, मौका भी का कोई छूटा नहीं है। मार्केट वापस नीचे भी आ सकता है, पूरी चांसेस है यहाँ पे मार्केट नीचे आने से रिलेटेड। फिलहाल वेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन से रिलेटेड आगे क्या होगा, एंड अभी तो एक्सपायरी से रिलेटेड सारी चीज़ें चल रही है, तो यहाँ पे कवरिंग भी हो रही है, अच्छी खासी बाइंग हो रही है, तो हम लोग इसको ज़रूर पकड़ के चल सकते हैं। सो स्टॉक तो बुरा है नहीं। आज के दिन आप देख सकते हैं 24% के आसपास डिलीवरी इस स्टॉक में उठाई गई है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं नेक्स्ट स्टॉक, जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किया था, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। मतलब एक 50 रुपये के स्टॉक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे लोगों ने यही पूछा, सर इस स्टॉक को आप लोगों आपने उस पोर्टफोलियो में या फिर उसमें जगह क्यों नहीं दी, क्या इसमें प्रॉब्लम है? देखिए, प्रॉब्लम की बात नहीं है। आईपीओ भी आया था तभी मैंने मना ही किया था। अभी इतना स्ट्रांग नहीं लगता ये स्टॉक मुझे जितना लगना चाहिए। मतलब अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखोगे तो नाम में ही लिखा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये। छोटे बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करना, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अगर मैं बात करूँ बड़े बड़े फाइनेंस कंपनीज़ की, जैसे कि अगर आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस को भी पकड़ लेना, बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। या फिर अगर हम लोग बात कर सकते हो यहाँ पे बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक का भी जो टारगेट है माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड रहता है, छोटे बिजनेसेस से रिलेटेड भी रहता है। सो इतने बड़े बड़े जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, जब वो यहाँ पे बहुत ही प्रेशर में आ चुकी है लॉकडाउन की स्थिति की वजह से, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक वाली जो कंपनियां हैं वो हम लोग को और भी प्रेशर में आते हुए देखने को मिल सकती है। एंड इसीलिए ये स्टॉक हम लोग को 50% से ज़्यादा करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो उस बदौलत मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मैं तो आप लोगों को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश करने की राय नहीं दूंगा। थोड़ा बहुत जंप दिखा सकता है, देखिए स्टॉक गिर जाता है 50% ज़्यादा, उसके बाद जंप दिखा सकता है, बट जिस तरीके के जो कमबैक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वापस ज़बरदस्त कमबैक दिखाना, वो यहाँ पे मुझे कम नज़र आता है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये स्टॉक यहाँ पे नहीं बताया। अगर आप चाहो तो इसमें निवेश कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको इसको ऑल्टरनेटिव चाहिए, दूसरा कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ज़रूर पिक कर सकते हो। ये भी स्टॉक कोई ऐसा वैसा स्टॉक नहीं है, 50% ये भी डाउन आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। सो इस स्टॉक को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा रेदर देन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। हालांकि वो फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा, मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी एनालिसिस ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और आगे आ जाते हैं। एंड जो नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे डीमार्ट, या फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते तीनों स्टॉक से रिलेटेड बात करते हैं, डीमार्ट, डिवीज लैब एंड एचडीएफसी लाइफ। ये 3 स्टॉक यहाँ पे अगर हम लोग बात कर सकते हैं, बहुत चर्चा चल रही है कि निफ्टी को ज्वाइन हो सकते हैं। यस दोस्तों, निफ्टी को ज्वाइन करने के लिए अभी एचडीएफसी लाइफ, डिवीज लैब एंड डीमार्ट, इन 3 शेयर्स की चर्चा बहुत ही बढ़ चुकी है। एंड अगर आप लोगों को
ऐसा लगता है कि मैंने एक स्टेटमेंट किया था कि डीमार्ट एक ऐसा स्टॉक रहेगा जो आगे फ्यूचर में निफ्टी 50 को ज़रूर ज्वाइन करेगा। डीमार्ट अभी अभी नया था, तो जब भी कोई भी स्टॉक नया मार्केट में आता है ना, तो उसको 3 साल का तक का तो क्राइटेरिया रहता है शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड, आप सभी लोगों को पता है। सो जब तक शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड भी वो काम काज कंप्लीट नहीं होती 75 to 25, उससे पहले भी वो निफ्टी 50 में आ नहीं सकते, क्योंकि निफ्टी 50 में आने के लिए आपको एफएनओ में भी आना पड़ता है। एंड एफएनओ में आप थोड़ी ना आ सकते हो कि जब तक वो शेयर होल्डिंग क्राइटेरिया नहीं होती, क्योंकि सभी लोगों को पता है 3 साल में कभी ना कभी शेयर होल्डिंग पैटर्न 75 to 25 करना है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करके रख लेंगे, बाद में ज़बरदस्ती स्टॉक नीचे ही आ जाएगा। तो इसीलिए अभी ये सारी क्राइटेरिया डीमार्ट की फुलफिल हो चुकी है। सो अभी अगर ये एफएनओ में अगर आप आगे आ जाता है, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं डीमार्ट, डिवीज़ लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये स्टॉक हम लोगों को निफ्टी में ज्वाइन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप सभी लोग पता है, अगर इंडेक्स में किसी भी स्टॉक को जगह मिलती है तो वो कैसे दौड़ता है। नेस्ले इंडिया 12,000 पे था, आज देखो 17,000 हो गया। सो ये फ़ायदा होता है जब आप इंडेक्स में जाते हो। बहुत स्ट्रिक्ट जो क्राइटेरिया रहते हैं ना, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो ये फुलफिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसीलिए आप लोग देख सकते हैं 3 स्टॉक अभी बहुत ही ज़्यादा फोकस में आ सकते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। एक्सिस बैंक, यस फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक आज हम लोग को ज़बरदस्त भागते हुए देखने को मिला। उसी के साथ साथ मैक्स लाइफ भी बहुत तेज़ भागते हुए देखने को मिला। एंड इसका रीज़न आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ पे स्टेक एक्वायर करने से रिलेटेड बातें कर रहे हैं 29% तक की। मतलब ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ, एक्सिस बैंक अप्रॉक्सीमेटली 1-2% के आसपास होल्ड करता है। सो अगर ये डील कंप्लीट हो जाती तो एक्सिस बैंक लगभग मैक्स लाइफ में 30% तक की होल्डिंग रखेगा, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग रह सकती है। सो एक्सिस बैंक से रिलेटेड 2 बातें हम लोगों को जाननी है। एक तो है Q4 के रिजल्ट, एंड रिजल्ट आप लोगों को पता ही चल चुके होंगे। एंड नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि रिजल्ट यहाँ पे हम लोगों को एज पर द एक्सपेक्टेशन देखने को नहीं मिले। बाजार एस्टिमेट कर रहा था कि यहाँ पे प्रॉफिट आ सकता है, बट यहाँ पे हम लोग को नेट लॉस देखने को मिल रहा है लगभग 1400 करोड़ के आसपास आप रफली पकड़ सकते हो। एंड इसका रीज़न ये है कि प्रोविजनिंग यहाँ पे डबल से ज़्यादा हो चुके, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7,730 करोड़। ये प्रोविजनिंग कोई नॉर्मल प्रोविजनिंग नहीं है। अगर नॉर्मल प्रोविजनिंग मतलब अगर रेगुलर बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, ये प्रोविजनिंग है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोविड-19 से रिलेटेड की प्रोविजनिंग। सो ज़रूर धक्का तो लगा है, क्योंकि प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट फिलहाल की सिचुएशन ही ऐसी है लॉकडाउन की, कोविड-19 से रिलेटेड। सो बैंक ऑलरेडी पकड़ के चल रही है कि हम लोगों ने इन लोगों को लोन देके रखा था, उनसे आने वाले लोन यहाँ पे डाउटफुल है, उससे रिलेटेड ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा प्रोविजनिंग करके रख लेते हैं। सो उसके वजह से हम लोग को ये लॉस देखने को ज़रूर मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किए वो पूरे के पूरे ख़राब है। अगर हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो कंपनी ने अच्छे नेट इंटरेस्ट इनकम के रिजल्ट पेश किए हैं। ऑपरेटिंग इनकम भी बहुत ही अच्छा खासा दिखा है। अगर हम लोग एनपीएस की बात करें, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, जो कंपनी ने लोन दिया था वहाँ से लोन रिकवर होने का परसेंटेज भी अच्छा खासा है। मतलब एनपीएस रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो रिजल्ट में कुछ चीज़ें अच्छी भी है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर हम लोग इस डील की बात करें जो कि जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है, एंड लोगों ने मुझे सवाल पूछा है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, आप देख सकते हो एक्सिस बैंक टू एक्वायर 29% स्टेक इन अ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। क्या यहाँ पे हम लोगों ने इन शेयर्स में एंट्री लेनी चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, आप जल्दबाजी कर रहे हो। आपके पास शायद से हाफ इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैं बताना चाहूँगा ये एक्वायर करने की जो बात है वो अभी इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल स्टेज मतलब जस्ट अभी शुरू हुई है, फाइनल नहीं हुई है। आप सभी लोगों को पता है ये स्टेक एक्वायर करना है, एंड कहाँ पे एक्वायर करना है? इंश्योरेंस कंपनी में। तो यहाँ पे कुछ प्रूफ लगेंगे, कुछ यहाँ पे परमिशंस लगेंगे, जैसे कि इंश्योरेंस की जो रेगुलेटरी बॉडी रहती है आईआरडीए, वहाँ से भी परमिशन लगेगा। सो आईआरडीए का फुल फॉर्म क्या है, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने लोग एक्चुअल में वीडियो को इंटरेस्टिंगली देख ले। क्योंकि अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बड़ी बॉडी कौन होती है? सेबी। बैंक्स की सबसे बड़ी बॉडी क्या होती है? आरबीआई। सो वैसे ही अगर हम लोग इंश्योरेंस की बात करें तो आईआरडीए होता है। तो आईआरडीए का फुल फॉर्म जरा बता देना, मुझे पता है गूगल करके कॉपी पेस्ट करने में कितना टाइम, बट देख लेते हैं एटलीस्ट उतना भी कौन कर लेता है। सो इन लोगों की परमिशन रिक्वायर्ड है। सो इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे बैंक्स थे जिन्होंने डील करने की कोशिश की थी, बट बाद में वो फेल भी हुई थी। सो ये न्यूज़ के चलते अगर आप निवेश करना चाहोगे दोनों बैंक्स में या फिर मैक्स लाइफ में, तो आप लोग फंस सकते हो। तो इसीलिए मैं तो आप लोगों को अवॉइड ही करने के लिए कहूँगा इस न्यूज़ के चलते। सो ये सिर्फ इनिशियल स्टेज में है, और भी हम लोगों को अलग अलग कॉम्पिटिशन एक्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, वहाँ से भी अप्रूवल आने पड़ेंगे, तब जाके ये डील फाइनलाइज हो सकती है। इसको और भी टाइम हम लोगों को लगेगा, कुछ महीने यहाँ पे लग सकते हैं। सो ये मत समझ लेना कि यहाँ पे डील फाइनलाइज हो चुकी है। सो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आप तक मतलब जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक मैंने पहुँचा दी। एंड जैसे मैंने कहा आईआरडीए का फुल फॉर्म जरूर नीचे बता देना। सो Q4 के रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं कि इतने खास नहीं है, प्रोविजनिंग बड़ी हुई है, तो कैसे हम लोग कह सकते हैं सेलिब्रेट करें, बट वो कोविड-19 की भी प्रोविजन है, वो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है। सो कोई भी फ्रेश बाइंग यहाँ पे आप लोगों ने नहीं करनी एक्सिस बैंक में एंड मैक्स लाइफ में, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसके बाद
बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। रिलायंस इंडस्ट्री 1400 के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। एंड इससे रिलेटेड एक ही न्यूज़ देखने को मिल रही है, रिलायंस इंडस्ट्री टू कंसिडर द राइट इशू ऑन 30 अप्रैल को रिलायंस इंडस्ट्री की है बोर्ड मीटिंग। सो बोर्ड मीटिंग में कंसिडर करने जा रहे राइट इशू वो ला सकते हैं। अभी राइट इशू मतलब क्या सर, हम लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, बहुत ही आराम से मैं बताऊंगा। देखिए नाम में ही लिखा है राइट इशू, राइट मतलब अधिकार, तो ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एंड ये राइट किसको मिलेगा, सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर को। कोई जिनके पास शेयर्स नहीं है रिलायंस इंडस्ट्री के, उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा। सो ये अधिकार क्या रहता है, ये अधिकार रहेगा कि आपको रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीदने का अधिकार मिलेगा। एंड वो भी जो करंट मार्केट प्राइस है उससे कम। अभी वो कितना रहेगा वो कंपनी डिसाइड करेगी, कितना रेशो रहेगा वो भी कंपनी डिसाइड करेगी। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है तो कंपनी कह सकती है आप चाहो तो 10 शेयर राइट इशू में खरीद सकते हो। अगर आपके पास 4 शेयर है, 4 के बदले में आपको 1 शेयर मिल सकता है, 10 के बदले में 2 मिल सकता है, 5 के बदले में 5 भी मिल सकता है, 1 के बदले में 1 भी मिल सकता है। सो ये कंप्लीट डिसाइड कौन करेगी, कंपनी डिसाइड करेगी। एंड कौन से प्राइस के ऊपर रहेगा वो भी कंपनी डिसाइड करेगी। राइट मतलब ये इतना ही बताना चाहूँगा, जो करंट मार्केट प्राइस है उससे कम ही रहेगा। क्या सर यहाँ पे 1000 रुपये के यहाँ पे राइट इशू आ सकता है, वो कंपनी डिसाइड करेगी। क्या अभी कंपनी चल रही 1400, क्या 1300 के यहाँ पे आ सकता है, 1300 के यहाँ पे आ जाएगा तो राइट इशू फ्लॉप भी हो सकता है, क्योंकि 1400 ही तो चल रहा है। 100 रुपीज़ नीचे आने के लिए कितना टाइम लगता है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। सो ये तो डिसाइड हो जाएगा 30 अप्रैल को, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री राइट इशू ला रही है। इतने सालों बाद हम लोग कह सकते हैं हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे जो पैसा लाया जा रहा है इसका पर्पस क्या है, बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि लोन को यहाँ पे कम करने की कोशिश के लिए ये लाया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए। तो यही कहना चाहूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप लोगों ने पहले देखना है कि 30 अप्रैल को होता क्या है, राइट इशू कितने रेशो में आता है, आपके पास कितने शेयर है तो आप कितने शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड प्राइस क्या है। अगर प्राइस रहेगी 1300 1400 के आसपास तो क्यों अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, वो तो हम लोगों को ओपन मार्केट में ही मिल जाएगा। तो आराम से आप लोगों को ये देखना है, राइट इशू मतलब सिर्फ अधिकार रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर को। कोई तो प्राइस वो फिक्स करेंगे एंड नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स करेंगे, इतने के बदले इतने आप लोगों को मिल सकते हैं। ये तो 30 अप्रैल को देखेंगे, ये पूरा का पूरा कंपनी डिसाइड करती है, जो कि हम लोगों ने देखना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, IRCTC। सो IRCTC वापस भागने लगा है। सर क्या यहाँ पे परचेस करें, मैं वापस कर रहा हूँ। आप लोगों ने धीरज रखना चाहिए, वापस मार्केट कभी भी नीचे आ गया तो इसमें लोअर सर्किट भी लग सकता है। सो कोई भी जल्दबाजी यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि IRCTC में आप लोगों को यहाँ पे वापस डुबा सकती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, कंपनी ख़राब नहीं है, मार्केट सेटल हो जाने दीजिए। अभी भी मार्केट का रुख कौन से डायरेक्शन में जा रहा है किसी को पता नहीं है। इंडसइंड बैंक के इतने खराब रिजल्ट आए, फिर भी ये शेयर हम लोगों को 17% जंप दिखाने को मिल रहा है। इसके पीछे 2 ही वजह हो सकती है। सबसे पहली कि Q3 के रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद, यस मैं Q3 की बात कर रहा हूँ, 4 की नहीं, Q3 के रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद शेयर हम लोग को 2000 से अभी इतना नीचे आते हुए देखने को मिला, क्योंकि ऑलरेडी पता था कि इनके प्रोविजनिंग स्पाइक होने वाले हैं। सो ये ऑलरेडी पता था कि प्रोविजनिंग ऐसे ही आने वाले, तो रिजल्ट से ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। एंड प्लस आप सभी लोगों को पता है फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट कवरिंग कर मतलब शॉर्ट करके रखा था, तो अभी एक्सपायरी तो सामने आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ऊपर से बाय करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो रही है। सो कोई भी यहाँ पे स्टंट नहीं करना है, इंडसइंड बैंक ने बाय करना नहीं है आप लोगों को। उसके बाद आते हैं SBI कार्ड पे ऊपर। SBI कार्ड आज भी हम लोग को नॉर्मली देखने को मिला, 0.29% डाउन है। एंड SBI कार्ड से रिलेटेड अगर आप लोगों को देखना है तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लॉकडाउन इम्पैक्ट। SBI कार्ड सीज अ रिटेल स्पेंड अ ड्रॉप 60%। यस मतलब जो पहले जो रिटेल निवेशक यूज़ करते थे 60% तक ड्रॉप हो चुके हैं। एंड यही जो डर है, जो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि अभी आप लोगों को कोई फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, ये ड्रॉप और भी गहरा हो सकता है। लॉकडाउन रहेगा तो लोग कहाँ से यहाँ पे कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, कम शॉपिंग होती है, सिर्फ हम लोग को FMCG सेक्टर में बाइंग करने को देखने को मिलती है, उसके वजह से कार्ड यूज़ होता है। बाकी सारे के सारी चीज़ें हम लोग को बंद ही देखने को मिलती है। सो उसी के साथ साथ नेक्स्ट यहाँ पे है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यस दोस्तों, इस शेयर के कल आने वाले Q4 के रिजल्ट। सो इवन दो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, आप लोगों ने इस स्टॉक के ऊपर कड़ी नज़रें रखनी चाहिए। सो अगर बाकी शेयर्स की बात करें, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो, मैरिको, या फिर अगर मैं बात करूँ टाइटन जैसी कंपनियाँ, या फिर अगर आप देख सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर, विप्रो, ये सारी कंपनी से रिलेटेड अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ही फ्लैश होता होगा, वो वीडियो आप देख सकते हो। सो डिटेल एनालिसिस मिल जाएगी, या फिर ऊपर आप आई बटन के ऊपर भी क्लिक करके देख सकते हो, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो सर्च कर रहे थे वो आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।